तो दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब इसका जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है वो आ चुका है, यानी कि सितंबर मंथ में इसने जो पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं वो अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन्होंने सितंबर मंथ में किन नई कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया है, किन कंपनीज को और अपने एडिशन किया है स्टॉक्स में, किन कंपनीज में से एग्जिट किया है। और साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि अब फॉरेन इक्विटी का जो इनका एलोकेशन है वो कितना हो चुका है। फिर हम समझेंगे कि अभी ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके मुकाबले ये फंड कैसा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। तो फिर हम एंड में बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में अभी बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से एग्जिट करने का टाइम अभी आ चुका है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर अगस्त का जो इसका पोर्टफोलियो था यह हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। सितंबर का पोर्टफोलियो यहां पर मैंने इस एक्सेल शीट में अपलोड कर लिया है। तो यहां पर अब हम पहले देख लेते हैं कि किन कंपनीज को इसने नई इन्वेस्टमेंट की है और किन कंपनीज में इसने अपना कोई पैसा निकाला है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे सेम कंपनीज यहां पर दिख रही है, किसी नई कंपनी को इसने अपने पोर्टफोलियो में अभी जगह नहीं दी है। तो कोई नई कंपनी इसने यहां पर ऐड नहीं की है। एग्जिस्टिंग कंपनीज में इसने अपनी शेयर होल्डिंग यहां पर बढ़ाई है। इसमें अगर आप यहां पर देखेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इसमें इसने अच्छे खासे यहां पर शेयर्स खरीदे हैं और यहां पर एलोकेशन इसका यहां पर बढ़ गया है। उसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी में इसने लगातार अपनी धीरे धीरे होल्डिंग यहां पर बढ़ाते हुए नजर आया। और लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग यहां पर कंपनी मुझे दिखती है वो है एचसीएल टेक। अगर आप इस फंड के पोर्टफोलियो को पिछले एक साल से यहां पर फॉलो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले लगभग 7-8 महीने से इस फंड ने एचसीएल टेक में लगभग अपनी जो शेयर होल्डिंग थी वो 50% बढ़ा ली है। पहले 94 लाख शेयर्स इसके पास हुआ करते थे एचसीएल टेक के, जो अभी बढ़ा के 1.5 करोड़ के आसपास यहां पर इसने कर लिए। तो लगातार कंसिस्टेंटली ये एचसीएल टेक के शेयर्स को यहां पर परचेज करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल में भी इसने अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको यहां पर इंक्रीज किया। और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि मंथ ऑन मंथ ये कंपनी मोतीलाल ओसवाल में भी लगातार धीरे धीरे 5 लाख 4 लाख ऐसे करके शेयर्स नए परचेज करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी इसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। यहां पर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर की 4 कंपनीज में इसने अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। तो मेजरली आप देखेंगे बैंकिंग, फार्मा और उसके अलावा यहां पर आईटी सेक्टर में इसने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और सिप्ला में इसने अपनी शेयर होल्डिंग को स्लाइटली यहां पर कम करती हुई कंपनी नजर आई है। और मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर की एनएमडीसी लिमिटेड में भी इसने अपनी शेयर होल्डिंग को यहां पर डबल लगभग कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे अभी अच्छी बात मुझे क्या दिखती है कि इसने कोई नया एडिशन किसी सरकारी कंपनी में नहीं किया। जैसे हमने लगातार देखा पावर ग्रिड, कोल इंडिया, इन कंपनीज को इसने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। तो धीरे धीरे पीएसयू सेक्टर में कंपनीज को परचेज कर रही है। और अभी भी अगर आप देखेंगे पावर ग्रिड और एनएमडीसी में इसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये कंपनी अब धीरे धीरे, अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो पीएसयू कंपनीज में भी यहां पर एलोकेट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे यहां पर देखेंगे सबसे दिक्कत वाली बात जो इन्वेस्टर्स के लिए हो रही है वो लगातार गिरती हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन इक्विटीज में अगर आप देखेंगे सिर्फ 18% ही अब यहां पर इन्वेस्टमेंट रह गई है। पीछे चलते हैं, अगर आप और पीछे यहां पर चलेंगे 3-4 महीने पहले चलेंगे तो अगर यहां पर आप देखेंगे ये फरवरी का पोर्टफोलियो है, फरवरी में 29% हुआ करती थी शेयर होल्डिंग, जो गिर गिर के अभी 18% के आसपास रह गई है। तो और अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये शेयर होल्डिंग अब धीरे धीरे और कम होने वाली है। उसका रीजन देखिए क्या है कि आरबीआई ने अभी नई इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में बंद की हुई है। और जैसे रुपए की कीमत लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, 83 रुपीस के आसपास हो चुका है, तो अभी नई इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में करना थोड़ा सा अभी नियर फ्यूचर में और थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर नजर आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फॉरेन इक्विटी के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको अपना जो एक बारी सोचना पड़ेगा कि क्या ये फंड आपके लिए सही है, क्योंकि यहां पर अब धीरे धीरे 30% से 18% के आसपास फॉरेन इक्विटी आ चुकी है। एक बारी दोस्तों कंप्लीटली हम और पूरी पिक्चर देख लेते हैं, इस फंड के रिस्क रेशियोज और रिटर्न्स वगैरह देख लेते हैं, ताकि हम
अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हमें आइडिया मिल पाएगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज देखते हैं तो रिस्क रेशियोज के मामले में ये फंड अभी भी कंसिस्टेंट दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी इसकी काफी कम है, यानी कि वॉलेटाइल ये कम रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होती है वो ये दर्शाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहां पर वॉलेटिलिटी अभी भी इसकी काफी कम दिखती है। साथ में दोस्तों शार्प रेशो अगर आप इसकी देखेंगे तो शार्प रेशो भी इसकी काफी अच्छी दिखती है। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो शार्प रेशो के मामले में अभी भी ये फंड यहां पर अच्छा नजर आता है। और टर्नओवर रेशो भी जैसे हमने देखा बहुत ज्यादा कंपनीज को पोर्टफोलियो में नई कंपनीज को ऐड नहीं करता है, बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अभी नहीं कर रहा है, तो टर्नओवर रेशो भी इसकी काफी कम है 15%। तो रिस्क रेशोज के मामले में अभी भी ये फंड काफी अच्छा यहां पर कंसिस्टेंट फंड यहां पर नजर आता है। रिटर्न्स की बात कर लें तो रिटर्न्स में सबसे पहले अगर हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स देखते हैं तो अगर आपने इस फंड में आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए लगाकर छोड़े होते तो वो पैसा आप इस फंड ने आपका 22,000 के आसपास कर दिया होता। 18% की रिटर्न इसने आपको 5 सालों में बनाकर दी है। सिंस इंसेप्शन देखते हैं यानी कि मई 2013 में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 51,000 के आसपास बना दिया है। तो सिंस इंसेप्शन 5 इयर्स की रिटर्न्स इसकी अभी भी काफी अच्छी दिखती है। 3 सालों में भी 24% की रिटर्न है, तो काफी अच्छी है। दिक्कत कहां आ रही है? पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न। अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो ये फंड ने आपका पैसा नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव 7% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज 1 साल के पीरियड में ये समझनी है कि यहां पर ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट के सभी फंड्स में अच्छी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली, तो वो एक रीजन है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी यहां पर गिरी हुई है, तो वो चीज को भी आपको यहां पर समझना है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स यहां पर देख लेते हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से इस फंड में इन्वेस्ट किया होता 5 साल में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 99,000 के आसपास बना दी है, तो रिटर्न्स यहां पर अच्छी दिखती है। 21% की रिटर्न्स है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 49,000 के आसपास बना दी है, तो यहां पर भी रिटर्न्स काफी अच्छी है। दिक्कत आने लगी है पिछले 2 साल से। 2 साल में 12% की रिटर्न है और 1 साल में नील रिटर्न यहां पर एसआईपी में भी देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी वही पिक्चर देखने को मिलती है जो हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें यहां पर समझनी है कि किसी भी फंड को अगर हमें देखना है तो वो बेंचमार्क रिटर्न्स हमें कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। बेंचमार्क से रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो यहां पर देखने को मिलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अगर लेकर चलते हैं 5 साल और 3 साल में देखते हैं तो ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। 3 साल में इस फंड ने 5% की ज्यादा रिटर्न्स दी है और 5 साल में भी इसने 5% से ज्यादा रिटर्न दिए। लेकिन 2 साल में दिक्कत आ जाती है। 2 साल में अगर आप देखेंगे इस फंड ने रिटर्न्स दी है 23% की, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दी है 26% की। तो यहां पर 2 साल से यहां पर ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में भी इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -4% की दी है रिटर्न और इस फंड ने -7-8% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो 1-2 सालों में अगर अंडर परफॉर्मेंस आती है तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और समझने वाली बात ये रहती है कि कोई भी फंड हर महीने हर साल अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में बीट करना जरूरी है, जो ये फंड अभी भी करते हुए आ रहा है। लेकिन अगर आप इस फंड में फॉरेन इक्विटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको फॉरेन इक्विटी 30-35% इन्वेस्ट करने वाला फंड चाहिए था, तो वो चीज आपको यहां पर एक बारी दोबारा से सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये फंड सिर्फ 18% अब धीरे धीरे गिर के इसकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इक्विटी में वो रह गई है। और आने वाले टाइम में आने वाले 2-4 महीने में इसकी जो फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो और भी कम होने के चांसेस हैं। तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल मुझे ये फंड अच्छा लगता है। अभी भी ये फंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाने की, उसको अभी भी चेंज नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से इस फंड के बारे में बेटर जानकारी मिली होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।